हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो आज की हमारे इस टॉपिक की ये 10वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद ये जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, चलिए अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, उनके बीच में टकराव किन किन बातों पर हुआ। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो भी केसेस थे हमने वो केसेस भी देखे, और फिर बाद में हमने ये देखा कि दोनों में क्या कहाँ क्या क्या टकराव आता है। तो दोनों को हमने डिफरेंशिएट करके भी सारा पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उनका क्रियान्वयन, मतलब उनका किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है हमारे देश के अंदर, ठीक है, समाज के लिए, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे जो निर्देशक तत्व हैं किस किस प्रकार से वो क्रियान्वयन है, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत सारे हैं, तो 2-3 पार्ट्स में जाके ये आपका कंप्लीट होगा। ओके, चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्यों के निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनिवार्य कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया। 1950 में क्या हुआ? केंद्र में जो अनुवर्ती सरकार हैं और जो राज्य के जो निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम और विधियां को बनाया। अब किस प्रकार से बनाया, क्या क्या बनाया, तो उनका उल्लेख अब हम नीचे करने वाले हैं। तो सबसे पहला उल्लेख क्या आता है? सबसे पहला आता है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। 1950 में क्या किया गया? योजना आयोग, क्या योजना आयोग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 के अंदर। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये मत समझिएगा कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो 1950 में क्या हुआ? योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से क्या हो सके, ठीक है। आगे इसमें क्या बताया गया है कि अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजार्थिक न्याय प्राप्त तथा आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानताओं को कम करना है। अब क्या हुआ? जो अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका उद्देश्य क्या था? जो समाजार्थी जो न्याय है प्राप्त करना, उसको मतलब जितने भी लोग हैं समाज के अंदर उनको क्या है? समान न्याय प्राप्त हो, आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की जो असमानताएं हैं उनको कम करना। ओके, आगे क्या हुआ? 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग, जिसको हम अब किस नाम से जानते हैं योजना आयोग को? 2015 से नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, मतलब कि नाम कब हुआ, जो हमारा ये इसका किसका जो योजना आयोग था इसका नाम बदलकर नीति आयोग कब हुआ? तो हम कह सकते हैं कि 2015 में हुआ था। ठीक है, अगर फुल फॉर्म आती है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके, या फिर स्थिति में सुधार हो सके। मतलब जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, तो उनमें क्या किया गया? सभी राज्यों में जो भू सुधार है, मतलब जो भूमि से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह हैं, कानून पारित किए गए
ताकि ग्रामीण स्तर पर, जो ग्रामीण हमारा भारत देश है, ग्रामीण स्तर पर क्या हो सके, कृषि समुदाय है जो है उसकी स्थिति में सुधार हो सके। तो क्या क्या उपाय शामिल किए गए? पहला है बिचौलियों। बिचौलियों इन द सेंस ऑफ कि जैसे जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, ईमानदार हो गए, इनामदार हो गए, आदि को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर किराएदारी सुधार, जैसे जो किराएदार हैं उनकी सुरक्षा या फिर उचित किराया आदि। ठीक है, ये नहीं है कि जिसने जितना बोल दिया, किराएदार है कोई तो वो उतना किराया देगा, या फिर किराएदार ये बोलेगा नहीं हम तो इतना, मतलब दोनों के लिए ही क्या किया गया, किराएदार की सुरक्षा और उचित किराया आदि, इस सब पर भी। और आगे क्या है, आगे है भूमि सीमाकन व्यवस्था, मतलब भूमि की जो सीमाकन है उसकी व्यवस्था, या फिर अतिरिक्त भूमि का भूमिहीन में वितरण। जो अतिरिक्त भूमि है उसका भूमिहीन में, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन है उसकी जमीन मतलब उन लोगों को दिलवाई गई जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। ठीक है। फिर सहकारी कृषि, सहकारी कृषि। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम जिसको हम विनिमय और उत्सादन भी बोलते हैं अधिनियम 1970, बाल श्रम प्रतिषेध और निवारण के संबंध में अधिनियम 1986। आगे है बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। मतलब ये सब अधिनियम स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने सारे लगभग सारे अधिनियम बता दिए। इनको क्या किया गया, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनके हितों के लिए संरक्षण करने के लिए उनके हितों का इनको लागू किया गया। वर्ष के मतलब वर्ष में जितने भी लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए इनको लागू किया गया। आगे है वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम प्रतिशत लगाया, प्रतिशत नहीं है प्रतिषेध है। 2006 में क्या किया सरकार ने, जो बाल श्रम प्रतिषेध है उसको क्या किया गया, उसको लगाया गया। 2016 में क्यों लगाया गया, क्योंकि यह प्रतिषेध बोल सकते हैं या फिर हम प्रतिबंध, लो प्रतिबंध लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया, प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया दो, और फिर आगे क्या हुआ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जो श्रम वगैरह कराया जाता है, तो वर्ष 2006 में सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगाया। अब 2016 में क्या हुआ, 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 का नाम बदलकर, मतलब इसका नाम बदल दिया गया, क्या रख दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं एविनियम अधिनियम 1980 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं अधिनियम। ठीक है, या एविनियम अधिनियम। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है प्रसूति सुविधा या प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 को महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। अब जो महिला कर्मचारी होती हैं, जो काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो उनके हितों के लिए दो अधिनियम बनाए गए। पहला प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। ये किसके लिए, जो महिला कर्मचारी होती हैं उनके हितों की रक्षा के लिए इन अधिनियमों को बनाया गया। तो ये क्या है, हम धीरे धीरे जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उनके क्रियान्वयन के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो अधिनियम है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए मैंने ये आपको करा दिया है, एक एक करके कराती चल रही हूँ। ये लगभग 18 हैं, मतलब 18 पॉइंट्स हैं ये लगभग, तो मैंने 4 तो आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और कल तो क्लास होगी नहीं क्या, क्योंकि कल होली है, तो कल नहीं परसों आपकी क्लास
कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, होली की वजह से सब होली में बिजी रहते हैं, तो एक दिन का रेस्ट तो सभी को चाहिए ना, तो इसलिए कल आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नहीं परसों की क्लास में। ओके, आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच।